बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फिज़िक्स क्लास 10 चैप्टर नंबर 10 थर्मल फिज़िक्स जो हमने स्टार्ट किया हुआ है इसका नेक्स्ट टॉपिक 10.4 पढ़ेंगे और ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इवेपोरेशन टॉपिक का नेम है इवेपोरेशन। अब ये इवेपोरेशन क्या होती है, इवेपोरेशन पे कौन से फैक्टर जो हैं वो असरअंदाज होते हैं, कौन से फैक्टर्स हैं इसके वो भी देखेंगे। और इवेपोरेशन कूलिंग का बाइस बनती है, उसकी रीज़न क्या है, ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हम देखेंगे। पेंसिल हाथ में लेके बैठे, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे उसको भी अंडरलाइन साथ साथ करते जाएं, हाईलाइट करते जाएं ताकि आपको बाद में याद करने में आसानी हो। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के साथ कि इवापोरेशन है क्या। देखिए इवापोरेशन की जैसे कि यहाँ डेफिनेशन लिखी गई है, इस डेफिनेशन को ज़रा आप गौर से देखिए। इवेपोरेशन इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, ये कुदरती तौर पर होने वाला अमल है, बाय विच अ लिक्विड चेंज इनटू गैस एट इट्स सरफेस विदाउट बॉइलिंग। अब देखिए यूजुअली क्या होता है, लिक्विड गैस में चेंज होता है बॉयल करने पे, ठीक है, उसको हम बॉइलिंग के पॉइंट कहते हैं। लेकिन इवापोरेशन में क्या होता है कि लिक्विड गैस में तो चेंज होता है लेकिन हम उसको बॉयल नहीं करते, नेचुरली होता है। अब फिर उसको हीट मिलती कहाँ से है? बॉइलिंग में तो आप हीट दे रहे हो तो तब वो चेंज हो गया। इवापोरेशन में उसको हीट कहाँ से मिलती है? देखिए वो एक्चुअली होता ये है, जैसे कि आप ये देख सकते हो साइड पे ये डायग्राम एक बनी हुई है, ये आपको डायग्राम बनी नजर आ रही है, ठीक है, ये मैंने ग्रीन से उसको टिक भी किया है। ये लिक्विड है, ये आपको नजर आ रहा है, इसकी सरफेस पे देखो आपको पार्टिकल नजर आ रहे हैं, ग्रीन और डिफरेंट, सॉरी, एक ब्लू है और एक कलर और भी है जो ये ब्राउन सा शो हो रहा है मुझे। तो ये पार्टिकल्स जो हैं ये लिक्विड के, ये आपस में ना कोलाइड करते हैं। अब कोलाइड के दरमियान कुछ पार्टिकल ऐसे होते हैं वो इतनी एनर्जी गेन कर लेते हैं कि वो स्टेट चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है जब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है ना तो स्टेट चेंज होती है। सॉलिड लिक्विड में चला जाता है, अगर लिक्विड है तो वो गैस में चला जाएगा। तो सरफेस, लिक्विड की सरफेस के ऊपर जो कुछ पार्टिकल ऐसे होते हैं जो आपस में कोलिजन से सिस्टम के अंदर से ही इतनी एनर्जी गेन कर लेते कि वो टकरा के जो है इतनी एनर्जी गेन करके अपनी स्टेट चेंज करके वेपर्स में चले जाते हैं, ठीक है। तो वो अमल जिसमें लिक्विड हीट किए बगैर, बॉयल किए बगैर अपनी ही पार्टिकल्स के कोलिजन से एनर्जी गेन करके लिक्विड स्टेट से अपनी दूसरी स्टेट में चला जाए गैस में, इस अमल को हम बोलते हैं इवापोरेशन। तो ये इवापोरेशन की डेफिनेशन जल्दी से आप किताबों पे मार्क करिए, ठीक है। इट अकर्स एट ऑल टेम्परेचर। अब देखिए ये हर टेम्परेचर पे होती रहती है। अब आप देखिए अगर आपके घर में पानी गिर जाए ना, तो अगर गर्मी है तो जल्दी सूख जाएगा, लेकिन अगर ठंड है तो सूख जरूर जाएगा लेकिन टाइम ले लेगा, लेकिन होगा जरूर कि वो सूख जाए। तो इवेपोरेशन हर टेम्परेचर पे होती रहती है, बट वही आगे लिखा हुआ ये फास्टर होती है एट हायर टेम्परेचर। अगर गर्मी है तो ये हायर टेम्परेचर है तो फिर ये जल्दी हो जाएगी इवेपोरेशन। दिस चेंज अकर एट द सरफेस ऑफ लिक्विड। ये जो होती है ना लिक्विड में, ये जो चेंज अकर होता है, स्टेट चेंज होती है इवेपोरेशन वाली, ये सरफेस पे होती है, ठीक है। सरफेस पे पार्टिकल जो होते हैं ना लिक्विड की वो चेंज होते हैं वेपर्स में। सारा लिक्विड जो है ये, अगर आप बाल्टी में आपके पास पानी है तो ये ऐसा नहीं है कि भाई वो सारा का सारा बाल्टी का पानी सूख जाएगा, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि बाल्टी अगर भरी हुई है वो नहीं सूखेगी, क्योंकि सिर्फ सरफेस के पार्टिकल जो होते हैं ना उनको इतनी एनर्जी मिल जाती है कोलिजन से कि वो अपनी स्टेट चेंज करते हैं। हाँ अलबत्ता अगर आपकी बाल्टी में पानी बिल्कुल ऐसे 2-3 कतरे हो तो फिर वो बाल्टी सूख जाएगी, ठीक है। वो इतनी थोड़ा सा अगर लिक्विड है फिर तो वो इवापोरेट हो जाएगा, लेकिन भरी हुई बाल्टी ऐसे इवापोरेट नहीं होगी अनलेस कि आप उसको बॉयल ना करें। आगे भी लिखा हुआ वेयर सम ऑफ द पार्टिकल, कुछ पार्टिकल ऐसे होते हैं वो हैव इनफ एनर्जी टू एस्केप इन थ्रू द एयर एज अ वेपर। कुछ इतनी एनर्जी गेन कर लेते हैं कि वो हवा में एस्केप हो जाते हैं वेपर्स की शक्ल में। इवेपोरेशन डज नॉट रिक्वायर द इंटायर लिक्विड टू बी हीटेड। तो इवेपोरेशन में हमें सारा लिक्विड हीट नहीं करना पड़ता, ये मैं चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ पहले ही। इट अकर एट रूम टेम्परेचर, और ये खुद ब खुद रूम टेम्परेचर पे अमल होता रहता है। फॉर इंस्टेंट, एक लम्हे के लिए, व्हेन द वाटर इज स्पिल्ड ऑन द फ्लोर, अगर हम पानी को फैला दें फर्श के ऊपर, इट ग्रेजुअली डिसअपियर, थोड़ी देर बाद ये गायब हो जाएगा। इट टर्न इनटू अ वाटर वेपर, ये आबी बुखरात बन के चेंज हो जाएगा। दिस प्रोसेस प्ले अ की रोल इन एवरीडे लाइफ, कि ये जो प्रोसेस है कि वाटर का गैस में चेंज हो जाना, लिक्विड से गैस में चले जाना, ये रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। इट हेल्प इन ड्राइंग वेट क्लॉथ, ये हमारे जो कपड़े गीले होते हैं उनको सुखाने में बड़ा अहम किरदार अदा करता है।
कूलिंग आवर बॉडीज, हमारी बॉडीज को ठंडा करने में थ्रू स्वीटिंग, जब पसीना बहता है तो बॉडी ठंडी हो जाती है, उसमें अहम किरदार इसका है। सेवरल की फैक्टर इन्फ्लुएंस हाउ क्विकली और स्लोली दिस टेक प्लेस, तो कुछ असरअंदाज होते हैं अवामिल इवेपोरेशन पे कि इवेपोरेशन कितना जल्दी होगी और कितना देर से होगी। इस पे असरअंदाज होने वाले कुछ अवामिल हैं, देखते हैं वो अवामिल कौन कौन से हैं और किसकी वजह से इवेपोरेशन स्लो होती है और किसकी वजह से इवेपोरेशन क्विक होती है। तो सबसे पहला जो इसमें है वो है जी टेम्परेचर। ठीक है, अब एट हायर टेम्परेचर द फास्टर इज इवेपोरेशन अकर, जितना टेम्परेचर हाई होगा इवापोरेशन उतनी तेजी से होगी। व्हेन अ हीट इज एडेड, जब आपके सिस्टम में हीट ऐड करते हो, इट्स मॉलिक्यूल इन द लिक्विड मूव मोर एनर्जेटिकली, तो उसके लिक्विड के मॉलिक्यूल ज़्यादा तेजी से मूव करते हैं। इंक्रीजेज द चांस ऑफ देम टू एस्केपिंग इनटू द एयर एज अ वेपर, तो उनके जो है वो चांस बढ़ जाते हैं पार्टिकल्स के एस्केप होने में, वाटर वेपर्स बनने में के चांस बढ़ जाते हैं। तो ये टेम्परेचर वाला आपको फैक्टर पूरा करना पड़ेगा, सारा याद करेंगे। सरफेस एरिया, लार्ज सरफेस एरिया अलाउ द मोर लिक्विड वेपर टू बी एक्सपोज टू द एयर, कह रहा कि जब हम सरफेस एरिया बढ़ाते हैं ना लिक्विड का, तो वो ज़्यादा जो लिक्विड के पार्टिकल्स है ना उनको हवा से इंटरेक्ट करने का जो है ज़्यादा चांस मिल जाता है, विच स्पीड अप द इवेपोरेशन, और इवेपोरेशन तेज़ हो जाती है। तो टेम्परेचर के बढ़ाने से भी इवेपोरेशन तेज़ होती है, सरफेस एरिया अगर आप बढ़ाओगे वो भी इवेपोरेशन को तेज़ करेगा। अब इसकी कॉमन सेंस की बात है, सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो इवेपोरेशन बढ़ेगी। अब पानी अगर एक जगह पे खड़ा हो तो वो जल्दी नहीं सूखता, लेकिन अगर इसी पानी को हम फैला दें, मतलब सरफेस एरिया उसका बढ़ा दें, तो वो जल्दी सूख जाएगा। तो सरफेस एरिया बढ़ाने से भी इवेपोरेशन बढ़ जाती है। अब इसी एग्जाम्पल में क्या दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल वाटर इन अ वाइड शैलो डिश will evaporate more quicker than same water in a टाल नैरो कंटेनर, के अगर हमारा पानी जो है एक तंग बर्तन में हो तो वो नहीं जल्दी इवेपोरेट होगा, लेकिन अगर यही किसी प्लेट में हो, खुली डिश में होगा ना, तो पानी जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। तो पार्टिकल्स जो हैं लिक्विड के वो वाटर के साथ ज़्यादा अच्छा इंटरेक्शन कर लेंगे। तीसरी चीज़ है जी एयर मूवमेंट, विंड की स्पीड, हवा की स्पीड। सारी बात है, हवा चल रही हो तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, इवेपोरेशन तेज हो जाती है। तो विंड और एयर मूवमेंट हेल्प टू कैरी अवे द वेपर मॉलिक्यूल फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड, तो सरफेस लिक्विड की जो है उससे लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं उसको इवेपोरेट करने में हवा जो है वो मदद करती है। दिस प्रिवेंट्स द सैचुरेशन ऑफ द एयर अबाउ द लिक्विड एंड अलाउ मोर मॉलिक्यूल टू एवेपोरेट, तो जो हवा है वो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को सैचुरेट नहीं होने देती। हवा जो दिस प्रिवेंट द सैचुरेशन ऑफ एयर अबाउ द लिक्विड, इसका मतलब यहाँ पे ये है हवा जो है लिक्विड की सरफेस के ऊपर इकट्ठी नहीं होती, ठीक है, बल्कि वो अगर फ्लो कर रही है, एयर फ्लो कर रही है, उसकी स्पीड ज़्यादा है, तो वो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसको इवेपोरेशन में हेल्प करती रहती है। नेक्स्ट चीज़ है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी होती है हवा में नमी। अगर हवा में नमी होगी ना तो इवेपोरेशन स्लो हो जाएगी। बेसिकली इवेपोरेशन में होता क्या है, लिक्विड वेपर्स में चेंज होता है। अगर पहले ही हवा में वेपर्स मौजूद हैं तो हवा नहीं चाहेगी कि मेरे पास मजीद वेपर्स आए, तो फिर वो थोड़ा स्लो हो जाएगा काम। तो ह्यूमिडिटी ऑफ द सराउंडिंग एयर, इफ द एयर इज ऑलरेडी फुल ऑफ मॉइस्चर, अगर हवा में पहले नमी है, ह्यूमिडिटी है, इवेपोरेशन स्लोज डाउन, तो इवेपोरेशन का अमल स्लो हो जाएगा। बट इन ड्राई एयर, अगर हवा में खुश्क है तो ये जो प्रोसेस है ना ये ज़्यादा तेज़ी से होगा, बिकॉज एयर कैन एब्जॉर्ब मोर वाटर वेपर, तो हवा फिर वाटर वेपर ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेगी खुश्क होगी तो। पांचवा, नेचर ऑफ लिक्विड, ये लिक्विड के नेचर पे भी डिपेंड करता है कि भी उसकी इवेपोरेशन स्लो होनी है कि फास्ट होनी है। अब डिफरेंट लिक्विड इवेपोरेट एट डिफरेंट रेट, कई लिक्विड है उनकी रेट है ना इवेपोरेशन का वो बेस करता है ऑन दियर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, कि उन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर किस तरह है वो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं। फॉर इंस्टेंस अल्कोहल इवेपोरेट फास्टर देन वाटर, अल्कोहल की इवेपोरेशन वाटर के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ी से होगी। आप एक हथेली पे अल्कोहल का कतरा डालें, एक हथेली पे वाटर डालें, तो अल्कोहल जल्दी इवेपोरेट होगा। वजह बिकॉज इट्स मॉलिक्यूल रिक्वायर लेस एनर्जी टू एस्केप इन द एयर, उसके मॉलिक्यूल्स को कम एनर्जी चाहिए, उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम है वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ बन सकता है कि वाई अल्कोहल इवेपोरेट फास्टर देन वाटर, तो उसके रीज़न ये बिकॉज, यहाँ से आगे ऑनवर्ड आप अंडरलाइन करके याद कर लेंगे, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी क्लियर। आखिरी चीज़ है प्रेशर।
लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर होगा इट विल इनहेंस द इवेपोरेशन। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होगा तो इवेपोरेशन बढ़ जाएगी। सिंस देयर इज लेस फोर्स पुशिंग डाउन ऑन द लिक्विड सरफेस मेकिंग इट इजियर फॉर द मॉलिक्यूल्स टू एस्केप। तो कम अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा ना तो एवापोरेशन तेज हो जाती है, क्योंकि माए की सतह पर ना दबाव कम होता है। कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेसिकली दबाव होता है किसी चीज के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। तो जब दबाव कम होगा, प्रेशर कम होगा, तो मॉलिक्यूल्स के लिए जो है वो इवापोरेट करना आसान होगा, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के लिए। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, 6 फैक्टर आपको एक्सप्लेन करने पड़ेंगे इवापोरेशन की डिफाइन लिख के, ठीक है। अब उसके बाद है कूलिंग कॉज्ड बाय इवापोरेशन। इवापोरेशन से कूलिंग होती है, उसकी रीजन क्या है? ड्यूरिंग इवेपोरेशन के दौरान द मॉलिक्यूल्स दैट इवेपोरेट्स टेक अवे हीट फ्रॉम द रिमेनिंग लिक्विड। अब देखिए, ये लिक्विड है, ठीक है। अब यहाँ पे इवेपोरेशन हो रही है, जो मॉलिक्यूल देखो इवेपोरेट हो रहे हैं ना इसकी सरफेस से, वो एक्चुअली क्या होता है, वो इस लिक्विड के जो बाकी पार्टिकल्स बचते हैं ना, वो उनसे हीट ले जाते हैं। अब देखें ये एस्केप क्यों हुए हैं, क्योंकि इन्होंने एनर्जी गेन की। एनर्जी कहाँ से गेन की है? लिक्विड के बाकी पार्टिकल से कोलाइड करके ये इतनी ज़्यादा एनर्जी गेन कर गए हैं कि ये इवेपोरेट हो गए, हवा में चले गए हैं। अब अगर ये पार्टिकल हवा में चले गए, इसका मतलब ये इनके पास एनर्जी ज़्यादा है, ज़्यादा हीट एनर्जी इनके पास थी, तो ये तो इवेपोरेट हो गए। अब पीछे जो बेचारे बचे हैं उनके पास तो है ही हीट एनर्जी कम। अगर उनके पास हीट एनर्जी ज़्यादा होती तो वो ना इवेपोरेट हो जाते। मतलब पीछे जो बचते हैं ना वो लो हीट एनर्जी वाले होते हैं, उनके पास हीट कम होती है, तो फिर जाहिर बात है फिर वो कूलिंग करेंगे। तो आगे वही लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द इवेपोरेशन द मॉलिक्यूल्स दैट इवेपोरेट, वो मॉलिक्यूल जो इवेपोरेट होते हैं ना, वो टेक अवे कर लेते हैं हीट को फ्रॉम द रिमेनिंग लिक्विड। जो बाकी बचा हुआ लिक्विड है ना, वहां से सारी हीट वो बहा के ले जाते हैं अपने साथ। दिस प्रोसेस कूल द लिक्विड डाउन बिकॉज हायर एनर्जी मॉलिक्यूल्स लीव रिलीविंग बिहाइंड कूलर मॉलिक्यूल। तो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल चले जाते हैं, कूलर मॉलिक्यूल पीछे रह जाते हैं। इसलिए जो है ना इवेपोरेशन जब भी होगी ना तो पीछे कूलिंग होगी, कूलिंग का इफेक्ट आएगा हमें। अब फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर व्हेन वी स्वीट, जब हमें पसीना आता है ना, द स्वीट ऑन द आवर स्किन इवेपोरेट। तो हमारे जब पसीना खुश्क होता है ना जिसम से, टेकिंग द हीट अवे, तो वो हमारे जिसम की जो हीट होती है ना वो अवे करके ले जाता है, मतलब उसको बहा के ले जाता है आवर बॉडी एंड मेकिंग फील कूलर। और हमें जब पसीना सूख रहा होता है ना ठंडक फील हो रही होती। सिमिलरली इसी तरह वेट क्लॉथ ड्राई फास्टर ऑन हॉट डे। गर्मियों में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, क्यों? क्योंकि वाटर इवापोरेट्स मोर क्विकली, पानी जो है वो ज़्यादा तेज़ी से इवापोरेट होता है। कूलिंग द क्लॉथ्स एज इट इवापोरेट्स। दिस कूलिंग इफेक्ट इज ड्यू टू इवापोरेशन इज इम्पोर्टेंट इन आवर डेली लाइफ इन नेचर। तो ये जो इवेपोरेशन कूलिंग का बाइस बनता है ना, ये जो प्रोसेस है ना, ये हमारी रोजमर्रा जिंदगी में बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। जैसे लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर वाला जो है हमारे लिए बड़े ज्यादा अहमियत का हामिल था कि हम हमारी गाड़ियों का कूलिंग सिस्टम जो है वो चला रहे हैं वाटर। तो इसकी क्या अहमियत है? इट हेल्प टू रेगुलेट द टेम्परेचर एंड कीप थिंग्स कूल। ये टेम्परेचर को मेंटेन रखता है और जो चीज़ें हैं उनको ठंडा करके भी रखता है। ये जो इवापोरेशन का फिनोमिना है कूलिंग वाला। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है? ये है रेफ्रिजरेशन विदाउट क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक गैस है जो कि नुकसानदेह है, नुकसानदेह। पहले इससे कूलिंग का अमल किया था। जो रेफ्रिजरेशन होती थी ना, रेफ्रिजरेटर जो हमारे होते हैं, इसके अंदर एक गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि भरी जाती है और जो है वो चीज़ों को ठंडा रखने के लिए इस्तेमाल होती। अब जो रेफ्रिजरेशन है ना विदाउट क्लोरोफ्लोरोकार्बन होने लग गई है। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है? ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जब ये फिजा में जाती है ना तो ओजोन लेयर जो कि हमारी फिजा में मौजूद है, जो कि अल्ट्रा वायलेट शुआएं जमीन पे सूरज से आती है ना, उनको जमीन तक जमीन तक आने से रोकती है। वो क्लोरोफ्लोरो कार्बन जो है ओजोन की लेयर को करती है ख़राब, जिसकी वजह से फिर वो अल्ट्रा वायलेट रेज ज़मीन तक आने के काबिल हो जाती हैं और बीमारियों का खदशा हो सकता है। लेकिन अब हम उससे छुटकारा पा चुके हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन से।
क्यों? क्योंकि ये जो इवापोरेशन का कूलिंग वाला फिनोमेना है ना, हम वो यूज़ करते हैं रेफ्रिजरेशन में। अब आप इसको थोड़ा समझें, इसको रीड करते हैं। इन मॉडर्न रेफ्रिजरेटर, जो अब आजकल मॉडर्न रेफ्रिजरेशन सिस्टम आ रहे हैं ना, ठंडक वाले सिस्टम जो है, फ्रिज, एसी वगैरह, कूलिंग इफेक्ट कॉज्ड बाय इवापोरेशन। तो इवापोरेशन का जो कूलिंग इफेक्ट है ना, ये प्ले कर रहा है एन इम्पोर्टेंट रोल इन लोअरिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर को कम करने के लिए, मतलब ठंडक पैदा करने के लिए बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है ये इवापोरेशन बाय कूलिंग वाला जो इफेक्ट है। विदाउट रिलाइंग ऑन हार्मफुल कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि नुकसानदेह है, उस पे हम अब रिलाई नहीं करते इसमें। दीज सिस्टम यूज इन्वायरमेंटल फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट्स, तो इनके अंदर ना इन्वायरमेंटल फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट्स लगे होते हैं, दैट इवेपोरेट्स एट लो टेम्परेचर इनसाइड द कूलिंग कॉइल। तो कूलिंग कॉइल्स के अंदर ना ये लो टेम्परेचर पे इवेपोरेट होते हैं, रेफ्रिजरेंट्स जो लगे होते हैं। एज द रेफ्रिजरेंट्स इवेपोरेट, जैसे ही रेफ्रिजरेंट इवेपोरेट होते हैं ना, इट एब्जॉर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम द सराउंडिंग। तो ये सराउंडिंग से हीट को जज़ब कर लेते हैं। अब सराउंडिंग यहाँ पे क्या है, जैसे कि इनसाइड द रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर के अंदर जो चीज़ें हैं, उनके अंदर जो हीट है उनको जज़ब कर लेते हैं, मतलब वो चीज़ें ठंडी हो जाएंगी फिर, कॉजिंग द टेम्परेचर टू ड्रॉप, फिर टेम्परेचर अंदर ड्रॉप हो जाएगा। चीज़ें जो पड़ी हुई होंगी, बर्फ़ वगैरह, पानी रखा हुआ तो जम जाएगी, चीज़ को रखी हुई है तो वो ठंडी हो जाएगी। तो ये जो रेफ्रिजरेंट्स वहाँ पे लगे होते हैं ना, ये वो काम करते हैं, हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। दिस एब्जॉर्ब हीट इज देन कैरिड अवे, फिर ये जो हीट एब्जॉर्ब की होती है ना रेफ्रिजरेंट से, ये कैरी अवे मतलब बाहर चली जाती है, एज अ वेपर इज compressed and condensed back into the liquid outside the cooling compartment। अब जो ये हीट बाहर जाती है ना, मतलब ये गैस, ये स्टेट जो है, गैस स्टेट में होती है ना हीट, तो ये बाहर जब निकलती है ना, तो बाहर कंप्रेसर लगे होते हैं, वो इसको ना हीट को कंप्रेस करते हैं, मतलब टेम्परेचर उसको जो है ठंडा किया जाता है। ठंडा करने से हमने पढ़ा हुआ है, गैस जो है वो किस में चेंज होती है, लिक्विड में चेंज होती है, जिसे मेरे को हम कंडेंसेशन कहते हैं। तो यही कह रहा है, दिस एब्जॉर्ब हीट, ये जो हीट एब्जॉर्ब की गई होती है ना चीज़ों के अंदर से, फ्रिज में रखी हुई, देन कैरिड अवे एज द वेपर, तो वेपर की शक्ल में बाहर निकलती है, इज कंप्रेस्ड, उसको हम कंप्रेस करते हैं, कंप्रेस एंड कंडेंस्ड बैक, और फिर उसको वापस भेजते हैं टू अ लिक्विड, लिक्विड में बना देते हैं, गैस से लिक्विड चले जाते हैं, आउटसाइड द कूलिंग कंपार्टमेंट। कूलिंग कंपार्टमेंट में बाहर कूलिंग कंपार्टमेंट लगे होते हैं, ये पूरा सिस्टम दिखाया गया है, ठीक है। हीट एब्जॉर्ब हुई, ठीक है। उसके बाद ये कॉइल्स में यहाँ पे वो रेफ्रिजरेंट्स जो है वो हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, फिर ये हीट बाहर जाएगी, बाहर ये कंप्रेसर लगा हुआ है, कंप्रेसर उसको दोबारा कंडेंस बैक करेगा, वापस जाएगा, ठीक है। ये सारा प्रोसेस एक साइकिल चलता रहेगा, हीट एब्जॉर्ब हुई, फिर यहाँ पे खारिज हुई, फिर दोबारा बैक टू द रेफ्रिजरेटर, ऐसे चलता रहेगा काम। दिस साइकिल ऑफ इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन एनेबल कंटिन्यूअस कूलिंग, इसकी वजह से ना कंटिन्यूअस कूलिंग होती रहती है, ये जो इवापोरेशन और कंडेंसेशन का प्रोसेस चल रहा है, वाइल अवॉइडिंग द इन्वायरमेंटल डैमेज, और हमारा इन्वायरमेंट भी डैमेज नहीं होता, क्योंकि इसमें कोई हार्मफुल गैसेस तो खारिज हो नहीं रही। वंस काज्ड बाय ओजोन डिप्लीशन क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जैसे कि पहले ओजोन डिप्लीशन होती थी क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से, वो अब नहीं होती। तो ये टॉपिक इवापोरेशन कंप्लीट हुआ। इवापोरेशन कॉज कूलिंग की एप्लीकेशन भी हमने देखी। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।